नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे चंपावत जनपद के बारे में। चंपावत जनपद के पार्ट 1 में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था चंपावत जनपद के इतिहास के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, नदी सिस्टम के बारे में, प्रमुख परियोजनाएं और प्रमुख ताल और झीलें। जबकि आज का जो लास्ट पार्ट यानी पार्ट 2 है चंपावत जनपद का, इसमें हम इसके प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में, प्रमुख मंदिरों के बारे में और जो भी अन्य टॉपिक बचे हैं, प्रशासनिक ढांचा हो गया, तो ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर इसमें कवर करने वाले हैं। तो आज आपका चंपावत जनपद यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे चंपावत जनपद के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे लोहा घाट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो चंपावत है इसके बारे में हमने पार्ट 1 में काफ़ी डिटेल्स चर्चा कर ली थी इसके इतिहास के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लोहा घाट के बारे में। तो लोहा घाट को पुराणों में लोहार गल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? लोहार गल भी कहा गया है लोहा घाट को। और ये कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? लोहावती नदी के तट पर बसा हुआ है। लोहावती नदी जो कि 3 धाराओं से होकर निकलती है और इसकी एक धारा माउंट एबट से भी निकलती है। माउंट एबट कहाँ है आपका? ये भी आपका चंपावत जनपद में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लोहा घाट कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? लोहावती नदी के तट पर बसा हुआ है लोहा घाट। लोहा घाट में देखो कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी है, जैसे मानेश्वर मंदिर हो गया, जिसका निर्माण कराया था चंद्रवंश के राजा थे निर्भय चंद। चंद्रवंश के राजा निर्भय चंद ने यहाँ पे मानेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था लोहा घाट में। और यहाँ पे एक ऋषेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। लोहा घाट से अगर आप यहाँ पे जाते हैं, लोहा घाट से कुछ ही दूरी पर बाणासुर का किला भी आपका कहाँ है? आपका लोहा घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और वाराही देवी मंदिर भी आपका लोहा घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। जो ये बाणासुर का किला है, ये महाभारत कालीन बाणासुर, महाभारत काल में आपने बाणासुर के बारे में सुना होगा। तो महाभारत कालीन बाणासुर का किला भी कहाँ है? आपका लोहा घाट में ही स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगर जिले के बारे में पूछा गया कि बाणासुर का किला कौन सी जनपद में है, तो चंपावत जनपद में है। लेकिन चंपावत जनपद में कहाँ स्थित है? तो लोहा घाट में स्थित है आपका बाणासुर का किला, लोहा घाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अब टनकपुर के बारे में। तो यह है आपका टनकपुर। यहाँ पे टनकपुर में ही टनकपुर परियोजना भी है। किस नदी पर है? ये आपकी शारदा यानी काल नदी पर टनकपुर में टनकपुर परियोजना है। और जो टनकपुर है इसका प्राचीन नाम था ग्राष्टीगंज। क्या है टनकपुर का प्राचीन नाम? ग्राष्टीगंज था। टनकपुर में एक मंडी हुआ करती है, बरमदेव मंडी। कौन सी मंडी? बरमदेव मंडी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थी। ये कत्यूरियों ने बरमदेव मंडी को बनाया था। लेकिन क्या हुआ कि 1880 के आसपास यहाँ पे शारदा नदी यानी काल नदी पे बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण ये बरमदेव मंडी काल नदी में यानी शारदा नदी में बाढ़ आने से बह गई थी। तो प्रसिद्ध बरमदेव मंडी चंपावत में कौन से स्थान पर थी? तो ये आपके टनकपुर में ही स्थित थी। अब यहाँ पे जो टनकपुर है इसका नाम टनकपुर कैसे पड़ा? तो 1890 में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे प्रसिद्ध अंग्रेजी सैलानी थे लॉर्ड टलक। कौन? लॉर्ड टलक। और उनके साथ एक दूसरे आए थे मंजर हस्सी। तो ये दोनों इस स्थान पर आए थे, लॉर्ड टलक और मंजर हस्सी। और उन्होंने यहाँ पे अपने निवास के लिए बंगलों का निर्माण कराया था। तो लॉर्ड टलक के ही नाम पर इस स्थल का नाम क्या पड़ा उस टाइम? टलकपुर पड़ा। और बाद में टलकपुर से होकर क्या हो गया? टनकपुर हो गया। तो टनकपुर का नाम किस सैलानी के नाम पे पड़ा? एक अंग्रेजी सैलानी थे लॉर्ड टलक, जो कि 1890 में यहाँ पर आए हुए थे। और जैसे कि आपको बता दिया कि टनकपुर में टनकपुर परियोजना है, किस नदी पर है? शारदा नदी, यानी जिसको काली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि काली नदी को यहाँ पर शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे बनबसा। तो बनबसा बैराज के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में चर्चा की थी। बनबसा बैराज से जो शारदा नदी यानी जो काली नदी है वो 2 भागों में बंट जाती है। एक तो बनबसा बैराज से शारदा नहर के रूप में निकलती है उधम सिंह नगर, और वहाँ से वो उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है। और जो दूसरी नदी निकलती है वो महाकाली नदी के रूप में निकलती है दूसरा भाग, और ये नेपाल में पहुँच जाती है। उसके बाद यहाँ पे चंपावत में आपका राजबुंगा किला है, जिसके बारे में हमने इतिहास में भी बताया था। राजबुंगा किले का निर्माण कराया था चंपावत के राजा सोमचंद ने, जो कि देखो चंपावत में 1563 तक चंद्रवंश के राजाओं की राजधानी रही, और 1563 में इसको स्थानांतरित किया गया चंपावत से अल्मोड़ा में। तो चंपावत में कौन सा किला है? राजबुंगा किला है, जिसका निर्माण किसने कराया था? राजा सोमचंद ने कराया था, जो कि संस्थापक था यहाँ पे चंद्रवंश का कुमाऊं में। अब यहाँ पे जो राजबुंगा किला है चंपावत में, उसका प्रवेश द्वार आपका प्रवेश द्वार में सिंह का एक अंकन है। उसमें प्रवेश द्वार में क्या है?
सिंह यानी शेर का एक अंकन है, इसलिए यहाँ पे जो ये राजबुंगा किला है इसको सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। राजबुंगा किला को किस नाम से भी जाना जाता है? सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ का जो इसका प्रवेश द्वार है किले का वो दक्षिण से शुरू होता है और निकासी द्वार इसका उत्तर में है। तो एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछता है कई बार। तो क्योंकि जो किले होते हैं, जो इतिहास में जो किले हैं राजाओं के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो जो राजबुंगा किला है इसका प्रवेश द्वार दक्षिण में है, जबकि निकासी द्वार इसका कहाँ है? उत्तर में। और ये राजबुंगा किला कहाँ है आपका? ये आपका चंपावत में स्थित है। तो ये तो प्रसिद्ध स्थल थे जो कि चंपावत जनपद में स्थित है। अब यहाँ पे प्रमुख मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्णागिरि देवी मंदिर के बारे में। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है आपका चंपावत जनपद में, पूर्णागिरि देवी मंदिर। तो जो ये मंदिर है ये आपका टनकपुर से लगभग कुछ ही दूरी पर यानी 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है पूर्णागिरि देवी मंदिर। और ये लगभग सीमा पे आता है, नेपाल और चंपावत की सीमा पर स्थित है पूर्णागिरि देवी मंदिर। और ये कौन सी पहाड़ी पर? अन्नपूर्णा पहाड़ी पर ये स्थित है। पूर्णागिरि देवी मंदिर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अन्नपूर्णा पहाड़ी पर स्थित है यहाँ पे पूर्णागिरि देवी मंदिर। अब यहाँ पे जो ये पूर्णागिरि देवी मंदिर है ये माता सती के शक्तिपीठों में से 108 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है चंपावत में पूर्णागिरि देवी मंदिर। और ये माना जाता है कि माता सती का यहाँ पे नाभि गिरी थी। माता सती के यहाँ पे कौन से अंग गिरा था? नाभि गिरा था। और यहाँ पे चैत्र नवरात्र को यहाँ पे एक मेला भी लगता है पूर्णागिरि देवी मंदिर में। तो मेला कब लगता है? यहाँ पे चैत्र नवरात्र को यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे मेन चंपावत में जाते हैं। तो चंपावत में यहाँ पे बालेश्वर मंदिर या बालेश्वर मंदिर समूह, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का ये समूह है। तो बालेश्वर धाम मंदिर ये आपका चंपावत में, मेन चंपावत में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को यहाँ पे समर्पित है। और बालेश्वर धाम मंदिरों का जो समूह है इसका निर्माण कराया था चंद राजाओं ने। लगभग 10वीं-12वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था। अलग अलग इतिहासकार इसके निर्माण में अलग अलग राय देते हैं कि कोई कहते हैं कि इसका निर्माण 10वीं सदी में हुआ था, कुछ कहते हैं कि इसका निर्माण 12वीं सदी के अंतर्गत हुआ था। तो लेकिन निर्माण किसने कराया था बालेश्वर मंदिर का? वो कराया था चंद राजाओं ने। अब इस बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जगन्नाथ मिस्त्री थे उस टाइम, चंद वंश के एक राज मिस्त्री थे, वास्तुकार थे यहाँ पे एक जगन्नाथ मिस्त्री। तो उन्होंने इस बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और उन्होंने इस प्रकार से बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था कि चंद वंश के जो उस टाइम राजा थे वो देखकर इसको चकित रह गए थे। और उन्होंने क्या किया कि इस जगन्नाथ मिस्त्री, जो वास्तुकार थे जगन्नाथ मिस्त्री, इसके एक हाथ को काट दिया था ताकि ये बालेश्वर मंदिर के समान कोई अन्य मंदिर ना बना सके। तो जगन्नाथ मिस्त्री के उन्होंने हाथ काटे थे। और इस बालेश्वर मंदिर को 1952 में क्या दिया, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है बालेश्वर मंदिर और वास्तुकला की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1952 में इसको राष्ट्रीय धरोहर स्मारक भी घोषित किया जा चुका है बालेश्वर मंदिर को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब किया गया इसको राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित? 1952 में बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक के रूप में घोषित किया जा चुका है। अब जैसे मैंने आपको इतिहास में बताया कि जगन्नाथ मिस्त्री ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था और चंद वंश के राजाओं ने इसका एक हाथ काट दिया था। तो उसका यहाँ पे मतलब चंद वंश के राजाओं का घमंड तोड़ने के लिए जगन्नाथ मिस्त्री ने क्या किया? एक हथिया नोला का निर्माण कराया। एक हथिया नोला जो कि चंपावत में ही स्थित है। क्या यहाँ पे एक हथिया नोला, एक हथिया नोला। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वास्तुकला की दृष्टि से। ये भी चंपावत में ही स्थित है एक हथिया नोला। एक हथिया नोला का अर्थ होता है जिसका निर्माण एक हाथ से किया गया है। तो चंद वंश के राजाओं का घमंड तोड़ने के लिए राजमिस्त्री यानी जो ये था आपका जगन्नाथ मिस्त्री, इसने एक हथिया नोला का निर्माण कराया था एक ही रात में अपनी बेटी की सहायता से। और चंद राजाओं का इसने घमंड तोड़ा था। और इसको जो एक हथिया नोला है इसको बावली के नाम से भी जाना जाता है। तो एक हथिया नोला कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। इसको किस नाम से जाना जाता है? बावली के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? एक ही रात में वो कराया था जगन्नाथ मिस्त्री ने, जिसके एक हाथ को काट दिया था चंद्रवंश के राजाओं ने, क्योंकि उसने बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद चंपावत में ही एक अन्य मंदिर है यहाँ पे कांतेश्वर महादेव मंदिर। कांतेश्वर जो महादेव मंदिर है ये आपका कुर्म पर्वत शिखर पर स्थित है। इतिहास में पार्ट 1 में हमने चंपावत के पार्ट 1 में आपको बताया कुर्मांचल या कांतेश्वर पर्वत के बारे में, जिसपे कछपा अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। तो उसी पर्वत पर यहाँ पे कांतेश्वर महादेव मंदिर है कुर्म पर्वत शिखर पर। कुर्म पर्वत शिखर जो कि चंपावत में स्थित है। और इसी कुर्म पर्वत शिखर पर यहाँ पे क्या है?
क्रांतेश्वर महादेव मंदिर है, जिस पर भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार भी लिया था, यानी कच्छपा अवतार लिया था। और इसका विवरण आपको कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है, स्कंद पुराण के मानस खंड में। अब उसके बाद यहाँ पे लोहा घाट के ही निकट स्थित है वाराही देवी मंदिर। वाराही देवी मंदिर, यहाँ पे वाराही देवी मंदिर एक तो पाषाण युद्ध के लिए काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। वाराही देवी मंदिर में क्या होता है कि प्रत्येक साल यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम क्या है, देवी धुरा मेला या आषाढ़ी मेला या बग्वाल मेले के नाम से इसको जाना जाता है। और ये मेला लगता है आपका चंपावत जनपद के माँ वाराही देवी मंदिर में। अब यहाँ पे ये प्रतिवर्ष श्रावण मास को आयोजित किया जाता है। और इस मेले में क्या होता है कि रक्षाबंधन के दिन बग्वाल, जिसको पाषाण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, पाषाण युद्ध का मतलब होता है पत्थरों का युद्ध। तो पत्थरों का युद्ध, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पाषाण युद्ध या पत्थरों का युद्ध किस मेले में खेला जाता है, तो देवीधुरा मेला में या बग्वाल मेला, जो कि आयोजित किया जाता है वाराही देवी मंदिर में, यानी इसी मंदिर में पाषाण युद्ध खेला जाता है। और इस बग्वाल में क्या होता है, यानी इस जो मेला होता है इसमें दो गुटों के बीच एक दूसरे पे क्या फेंकते हैं, पत्थर भी फेंकते हैं। तो यही वो वाराही देवी मंदिर है जहाँ पे बग्वाल मेला यानी देवीधुरा मेले का आयोजन किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम की दृष्टि से वाराही देवी मंदिर। और ये कहाँ स्थित है? आपका चंपावत जनपद में स्थित है। उसके बाद बाणासुर का किला हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आश्रम है अद्वैत आश्रम। अद्वैत आश्रम, जो कि यहाँ पे इसको मायावती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे लोहाघाट से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। और जो अद्वैत आश्रम, ये रामकृष्ण मठ की एक क्या है, शाखा है, जो कहाँ स्थित है, चंपावत जिले में स्थित है। अब यहाँ पे अद्वैत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से उनके एक शिष्य थे स्वामी स्वरूपानंद जी, और एक अंग्रेज शिष्य थे स्वामी विवेकानंद के, उनका नाम था KJH सेवियर, और उनकी पत्नी थी CE सेवियर। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से यहाँ पे अद्वैत आश्रम की स्थापना की, जो कि एक रामकृष्ण मठ की एक शाखा के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी इसकी स्थापना अद्वैत आश्रम की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 19 मार्च 1899 को, यानी 1899 को, 19 मार्च 1899 को यहाँ पे क्या हुआ था, अद्वैत आश्रम की स्थापना की गई थी। और उसके बाद 3 जनवरी 1901 को, 3 जनवरी 1901 को यहाँ पे स्वामी विवेकानंद इस आश्रम में आए थे, और उन्होंने यहाँ पे 15 दिन का वास भी किया था। तो स्वामी विवेकानंद कब आए थे यहाँ पे? 3 जनवरी 1901 को आए थे, ये भी आपको नोट करना है। और अद्वैत आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 19 मार्च 1899 को की गई थी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो एक हिंगला देवी मंदिर भी आपका चंपावत जनपद में, मानेश्वर महादेव मंदिर भी हो गया आपका, वाराही देवी मंदिर ये भी हो गया, अद्वैत आश्रम भी हो गया। रीठा साहिब गुरुद्वारा, तो ये आपका रीठा साहिब गुरुद्वारा, तो ये भी आपका चंपावत जनपद में स्थित है। और इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था 1960 में। और ये कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो यहाँ से लधिया नदी आ रही है और यहाँ से रतिया नदी आ रही है। और लधिया नदी और रतिया नदी कहाँ पे संगम करती है? जहाँ पे रीठा साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। और उसके बाद लधिया नदी आगे जाती है और चूका, चंपावत के चूका में ये काल नदी से संगम करती है। तो रीठा साहिब कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? लधिया नदी और रतिया नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि जो ये रीठा साहिब है, यहाँ पे एक पेड़ है, मीठे फल का पेड़, जिसको क्या कहते हैं, मीठा रीठा, मतलब रीठे पेड़ का यहाँ पे फल है, रीठा एक फल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ा, मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा भी इसको कहा जाता है। तो लगभग सभी मंदिर, जो भी प्रमुख मंदिर है चंपावत जनपद में, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। और 2 और मंदिर आपको नोट करने हैं। एक तो है घटोत्कच मंदिर, घटोत्कच या जिसको घटको मंदिर भी कहा जाता है। घटोत्कच या घटको मंदिर, ये भी आपका चंपावत जनपद में स्थित है। और ये मंदिर महाभारत कालीन भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच, तो उनका ये मंदिर है घटोत्कच यानी घटको मंदिर, ये भी आपका चंपावत में स्थित है। और एक दूसरा काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है खेती खान का सूर्य मंदिर, खेती खान सूर्य मंदिर, तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये भी आपका चंपावत में है। खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो खेती खान का सूर्य मंदिर आपका चंपावत जनपद में स्थित है। दोस्तों, तो सभी मंदिर यहाँ पे लगभग हो गए हैं चंपावत जनपद में, जो भी प्रसिद्ध थे एग्जाम की दृष्टि से। अब हम यहाँ पे चंपावत जनपद के प्रसिद्ध मेलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, तो चंपावत जनपद के जो प्रमुख मेले हैं, इनको हम आपको PDF के माध्यम से यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले आता है पूर्णागिरि मेला। पूर्णागिरि मेला जो कि उत्तराखंड राज्य के चंपावत के टनकपुर के पास पूर्णागिरि देवी मंदिर में
लगता है। अभी हमने आपको पूर्णागिरि देवी मंदिर के बारे में बताया था, जो कि माता सती के 108 शक्तिपीठों में से एक है, और ये मंदिर आपका अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है, और इसी में पूर्णागिरि मेला लगता है। ये कब लगता है? चैत मास की नवरात्रि को ये मेला आयोजित किया जाता है। तो श्री पूर्णागिरि देवी मंदिर की गणना माता सती के शक्तिपीठों में की जाती है, और ये मेला आपका चैत्र की नवरात्रि को लगता है। तो पूर्णागिरि मेला ये आपका एक प्रसिद्ध मेला है चंपावत जनपद में जो लगता है। उसके बाद दूसरा मेला आता है यहाँ पे बग्वाल मेला, जिसको आषाढ़ी मेला या देवीधुरा मेला के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये मेला आपका चंपावत जनपद के माँ वाराही देवी मंदिर में यानी देवीधुरा में प्रतिवर्ष लगता है। ये श्रावण मास में आयोजित किया जाता है, और यहाँ पे होता है पाषाण युद्ध, जिसको बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है। यानी पत्थरों की यहाँ पे बग्वाल खेली जाती है, पाषाण युद्ध यहाँ पे खेला जाता है। इसमें 2 गुट होते हैं जो एक दूसरे पे क्या करते हैं? पत्थर फेंकते हैं, और माना जाता है कि यहाँ पे मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई क्षति नहीं पहुँचती है। ये माता की कृपा होती है यहाँ पे। तो कुल मिला के जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पाषाण युद्ध कौन से मेले में खेला जाता है? तो देवीधुरा मेला में या बग्वाल मेले में खेला जाता है। और साथ ही साथ ये कौन से मंदिर में खेला जाता है, या देवीधुरा मेला कौन से मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है वाराही देवी मंदिर में, और ये कौन से जनपद में स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको विशेषकर इस मेले के बारे में ज़रूर याद करने हैं। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे लड़ीधुरा मेला। तो लड़ीधुरा मेला लगता है आपका चंपावत जनपद के बाराकोट में कार्तिक पूर्णिमा में ये आयोजित किया जाता है लड़ीधुरा मेला। तो ये भी आपका चंपावत जनपद के बाराकोट में आयोजित किया जाता है। और चौथा यहाँ पे मानेश्वर मेला। तो ये मेला आपका चंपावत के मायावती आश्रम के पास आयोजित किया जाता है। मानेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मायावती आश्रम, जो कि जिसको अद्वैत आश्रम के नाम से अभी बताया हमने अद्वैत आश्रम के बारे में आपको। तो अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम के ही निकट आपका मानेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। मायावती आश्रम के बारे में काफ़ी डिटेल्स हमने आपको बता दी, जो कि रामकृष्ण मठ की एक शाखा है, और इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा से 19 मार्च 1899 को J.H. सेवियर ने, और एक अन्य थे उनके शिष्य स्वरूपानंद जी और J.H. सेवियर, जो कि उनके अंग्रेज शिष्य थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 19 मार्च 1899 को। और यहाँ पे इसी मायावती आश्रम में यानी अद्वैत आश्रम में 3 जनवरी 1901 को स्वामी विवेकानंद भी आए थे। यानी स्वामी विवेकानंद का आगमन यहाँ पे कब हुआ था? 3 जनवरी 1901 को, और 15 दिनों तक इन्होंने यहाँ पे वास किया था। उसके बाद पाँचवा यहाँ पे एक प्रसिद्ध त्यौहार है यहाँ पे चंपावत में राजी जनजाति का गोरा अट्ठावली त्यौहार। तो ये किसका त्यौहार है? चंपावत में राजी जनजाति का एक प्रसिद्ध त्यौहार है गोरा अट्ठावली त्यौहार। उसके बाद कड़ाई देवी मेला, ये भी आपका चंपावत जनपद में आयोजित किया जाता है, और झूला मेला ये भी आपका चंपावत जनपद में आयोजित किया जाता है। तो ये कुछ प्रसिद्ध मेले थे चंपावत जनपद के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रशासनिक ढांचे के बारे में चंपावत जनपद के। तो विधानसभा सीटों की बात करें तो इसमें 2 विधानसभा सीटें हैं, एक तो है चंपावत और दूसरी विधानसभा सीट कौन सी है? वो है लोहाघाट। विकास खंडों की बात करें तो टोटल 4 विकास खंड हैं यहाँ पे चंपावत जनपद में। चंपावत हो गया, लोहाघाट हो गया, बाराकोट हो गया और पाटी, ये 4 विकास खंड आते हैं चंपावत जनपद के अंतर्गत। तहसीलों की बात करें तो टोटल 5 तहसीलें हैं चंपावत जनपद में। कौन कौन सी हैं? चंपावत, पूर्णागिरि, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी, ये 5 तहसीलें हैं चंपावत जनपद में। जनसंख्या की बात करें तो 2,59,648 यहाँ पे कुल जनसंख्या है चंपावत जनपद की 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर ये है दूसरी सबसे कम जनसंख्या कौन से जनपद में है, तो यह है आपकी चंपावत जनपद में। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो वो तो आपका रुद्रप्रयाग है। और दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है आपका? वो है आपका यहाँ पे चंपावत जनपद। उसके बाद जनघनत्व यहाँ पे 147 है, और लिंगानुपात कितना है? 980 लिंगानुपात है आपका चंपावत जनपद का। साक्षरता की बात करें 79.83% इसका साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 91.6% और महिला साक्षरता दर है 68.05%। तो ये हो गया इसका प्रशासनिक ढांचा, जनसंख्या, साक्षरता दर, जो भी अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो चंपावत जनपद था ये इसी वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आज हमने आपको इसके प्रमुख स्थलों के बारे में, प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, प्रमुख मेले और प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताया।
और इसके बाद इसका MCQ प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। देखो प्रैक्टिस सेट आप जो MCQ प्रैक्टिस सेट जिला सीरीज यानी एक जिला जब कंप्लीट हो जाता है हमारा, उसके बाद यहाँ पे हम इसका MCQ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि किस टाइप के एग्ज़ाम तो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन उसमें जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं वो वहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, और कई क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर देखना है और खुद का आकलन आपको खुद करना है, और अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं जरदारी क्लासेस के माध्यम से। और ऐप आपके पास हो गई हमारा, प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए उत्तराखंड जीके, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से, और लगभग 45,000 लोग उसको अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं और उससे ऑनलाइन स्टडी करते हैं बिल्कुल मुफ्त में यानी फ्री में। तो दोस्तों इतना अच्छा यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।